तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 9th की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। शुरू क्या करने जा रहे हैं? हमने चैप्टर 2 देखा हुआ था, तो चैप्टर 2 में हमने जितना पढ़ा था उसके आगे का ये पार्ट वीडियो है, पार्ट 3 है ना। तो हमने आगे पढ़ा हुआ था कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, है ना। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि मिश्रण के घटकों को, है ना, कोई मिक्सचर है तो उसके जितने भी घटक हैं, दो हैं, विलेय विलायक, को हम पृथक कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो हम उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला कारण है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हम मिश्रण के घटकों को पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। वाष्पीकरण क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वाष्पीकरण किसी द्रव अवस्था में, जो मिश्रण है किसी द्रव अवस्था में है, हम उसको गर्म कर दें और उसका हम वाष्पन कर दें, वाष्पीकरण कर दें, है ना। उसकी जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से उठा के हमने गैस अवस्था में चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो वही हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। सिंपल सा है कि किसी द्रव को, किसी तरल को हमने गर्म किया और वह वाष्पीकृत हो गया, है ना, वो गैसीय अवस्था में बदलने लग गया, उसी का नाम हमने वाष्पीकरण दिया है। इसका हम अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग में हमें क्या करना है, हमें जल युक्त स्याही लेनी है। जल युक्त स्याही। स्याही क्या होती है, हम जान लेते हैं स्याही क्या होती है। स्याही होती है जल और रंग का मिश्रण। जल मिलता है, रंग मिलता है, तो जैसे अभी हम होली के गुब्बारे में भर के पानी फेंकते हैं ना दूसरों के ऊपर, हम क्या करते हैं, रंग ले लेते हैं, लिया रंग, फिर उसके बाद उसी में जल मिला देते हैं, हमारी बन गई स्याही। अब स्याही हम फेंक फेंक के मारे या फिर कलम से लिखें, हमारे ऊपर है। तो ऐसा ही इन्होंने स्याही लिया और स्याही को क्या किया कि एक पात्र में पानी रखा, पानी के ऊपर इन्होंने ये वाच ग्लास रखा, है ना, इस पे इन्होंने रखा और इसमें इन्होंने स्याही रख दी। स्याही का मतलब क्या है, जिसमें जल भी हो और रंग भी हो। अब ये इसे गर्म करने लग गए। अब इसे ये गर्म करते हैं, ये वाष्पीकरण होके इसे छुएगा, है ना। अब यहाँ पे जा रही है, अब ये भी तो ये भी गर्म होगा ना, वाच ग्लास जो है, वाच ग्लास जब गर्म होने लग गया तब ये स्याही भी गर्म हो गई। और जब स्याही गर्म हो गई तो पता है, स्याही का जो पानी है, स्याही का पानी जो है वो वाष्पीकृत होके ऊपर चला गया और बचा क्या, जो सूखी स्याही थी वो यहाँ पे इस वाच ग्लास में रह गई। इसी को इन्होंने कहा है कि वाष्पीकरण द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग करना। मिश्रण में क्या था, स्याही का मिश्रण क्या था, जल था और दूसरा रंग था। हमने क्या कर दिया, हमने गर्म कर दिया, जल का वाष्पीकरण हो गया और बची रंग बचा, है ना, स्याही का रंग बचा। तो ये हो गई पहली प्रक्रिया। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा देखते हैं कि क्या है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। दूसरा हम देखते हैं अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीकरण क्या है ये देखते हैं। अपकेंद्रीकरण वह होता है कि जैसे हमने दूध लिया, है ना, दूध को हमने गर्म किया, अब दूध हमारा गर्म हो गया है। जैसे दही होती है, दही होती है ना, तो दही में क्या करते हैं, हम वो लेते हैं, खैलरी गांव में बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे किया जाता है और होता क्या है कि जो उसके मक्खन होते हैं ना, मक्खन मलाई, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाती हैं। तो साइंस की भाषा में इन्होंने परिभाषा क्या दिया है, हम ये देखते हैं कि जब दो घुलनशील पदार्थ वाले मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी, है ना, भारी जो उसमें होता है, भारी पदार्थ जो होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपर आ जाते हैं। हल्के जो उसमें होते हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाते हैं। इसी को हमने नाम दिया है अपकेंद्रीकरण, है ना।
तो जैसे है कि दूध से क्रीम निकालना, सबसे पहला ही एग्जाम्पल है कि दूध है, दूध को हमने दही बनाया, दही से फिर हमने क्रीम निकाल ली, मक्खन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा वॉशिंग मशीन। आपको पता है जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़े गंदे में होना क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं उसमें ढेर सारी डस्ट घुस जाती है ना। कपड़े तभी तो गंदे होते हैं कि कपड़े होते हैं उसमें ढेर सारी डस्ट घुस गई। और वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है कि जो कपड़ों में डस्ट होती है उसी को खींच खींच के निकाल लेता है ना। कपड़े को ऊपर कर देता है, जो मिट्टी के साथ पानी होता है वो जो उसकी मशीन होती है मशीन के नीचे बैठ जाता है, यही तो होता है। तो ये हो गया। और तीसरा है ब्लड। ब्लड में भी बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। हम जब ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं कि कौन सा जो उसमें होते हैं ना, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जान लेते हैं कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। फिर हमें जो रिपोर्ट बना के देते हैं कि हमें मलेरिया है या फाइलेरिया है ना, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ देख लेते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह है ना। तो हमें समझ में आया कि अब केंद्रीकरण क्या है। अब केंद्रीकरण कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। अब केंद्रीकरण क्या है कि हमने कोई लिया, दो या दो से अधिक जो मिक्सचर होता है उसको हमने घुमाना चालू कर दिया है ना, उसको हमने मथा तो क्या हुआ, तेजी से मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है और जिसमें वो भारी कण होते हैं वह नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, इसी को हमने अब केंद्रीकरण कहा है। हमने अनुप्रयोग भी जान लिया कि जो दूध से हम घी निकालते हैं ना, घी सबको पता है घी, जो दूध से हम घी निकालते हैं उसको दूध को पहले हम गर्म करके तो दही बनाते हैं, दही को हम अच्छे से मथ देते हैं, उसे मथते अब केंद्रीकरण करते हैं। अब केंद्रीकरण से फिर हमारा घी मक्खन ये सारी चीजें तैयार होती हैं। सबको समझ में आई बात? हम आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीकरण के बाद हमारा क्या टॉपिक है, पृथक्करण। पृथक्करण से ही पता चल रहा है कि अलग अलग कर दो। पृथक्करण में इन्होंने क्या कहा है हम ये देखते हैं। पृथक्करण का उपयोग दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अपने घनत्व के आधार पर परत दर परत पृथक हो जाता है ना। यहाँ पे घुलनशील पदार्थ लिखा है लेकिन यहाँ पे अघुलन रहेगा, अघुलनशील। पृथक्करण का उपयोग दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अपने घनत्व के आधार पर परत दर परत पृथक हो जाता है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि तेल और जल के पृथक्करण है ना, और धातु शोधन, इसके दो उदाहरण इन्होंने दिए हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक है, यहाँ मिट्टी का तेल है ना और जल है। जल भारी होता है, याद रखना हमेशा कि जल क्या होता है, ये जो जल है ये जल होता है मिट्टी के तेल से भारी। क्या होगा, भारी। मिट्टी का तेल क्या होगा, हल्का होगा। मिट्टी का तेल हल्का होगा है ना। तो हमने इसे एक चैम्बर में रखा और इसे शांत छोड़ दिया, इसको छूना है नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी जो है यह नीचे बैठ जाएगा इसके घनत्व के आधार पर, और जो मिट्टी का तेल है वह ऊपर हो जाएगा। अब मिट्टी का तेल इतना है, मिट्टी का तेल ऊपर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये लगा रखा है टोटी, स्टाफ कार लगा रखा है ना। अब स्टाफ कार को हमने खींच दिया, खींचने के बाद पानी धीरे धीरे यहाँ से इस पाइप से निकल जाएगा। पाइप निकला, पानी जैसे ही निकल गया है ना, पानी जैसे ही निकला और तेल यहाँ तक आया, तेल यहाँ तक आएगा, हम इसको बंद कर देंगे। अब हमारा क्या मिला, मिट्टी का तेल का जो है ना वो पृथक्करण हो गई। अब मिट्टी का तेल हमें प्योर मिला और पानी उसमें से अलग हो गया। तो अब देखते हैं ये भी है कि जो तेल है और पानी क्या एक आपस में घुल जाते हैं एक साथ, नहीं घुलते। इसीलिए इन्होंने पृथक्करण नाम दिया कि जो अघुलनशील चीजें होती हैं,
उन्हीं को हम पृथक्करण से अलग कर सकते हैं, है ना। हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हमने पहले भी पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सबको पता है कि जो ठोस अवस्था से, है ना, जो वस्तुएं, जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में या जिसका वाष्पन सीधे हो जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि नमक है साथ में और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड और नमक एक साथ होंगे, जब इनके विलयन को हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है, ये इसका वाष्पीकरण हो जाएगा और नमक वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, ये चीज होती है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है कपूर। कपूर को सारे लोगों को पता है कि अगर हम कपूर को जलाएं तो कपूर होता है ठोसी अवस्था में, ठोस होता है, लेकिन जब इसको हम जला देंगे तो यह गैसीय अवस्था में उड़ जाएगा, सीधे वाष्पन हो जाएगा इसका, है ना, वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आई कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। गैसीय अवस्था में जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। एक फिगर भी यहाँ पे दिया है जिसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे नमक और कपूर का मिश्रण दे रखा है, ठीक है, नमक और कपूर का मिश्रण है। चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी का ये समझ लो कि मिट्टी का कोई पात्र है, उसमें कपूर और नमक का मिश्रण रखा हुआ है और हमने एक कीप लगा दी और कीप के यहाँ ऊपर हमने एक रुई ठूंस दी, है ना, रुई का हमने प्लग लगा दिया। हमने क्या किया, अब नीचे से हमने बर्नर से इसे गर्म कर दिया, है ना, स्प्रिट लैंप से हमने इसे गर्म किया जब, तो हमारा क्या है पता है कि जो ये नमक होता है वह होता है भारी, वह जल्दी से पिघलता नहीं है, उसकी जो गुण धर्म है वो अलग है। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर का है वो अलग है। कपूर करती क्या है कि कपूर सीधे जो है ठोस अवस्था से वह तुरंत गैस अवस्था में हो जाती है। जैसे इसका हम ताप बढ़ाएंगे, अगर हमने इसका ताप इंक्रीज कर दिया तो ये सीधे गैसीय अवस्था में इसका वाष्पन हो जाएगा। तो हमने यहाँ गर्म किया तो यहाँ पे इस जो मिश्रण में जो कपूर होगी उसका वाष्पन होगा, है ना, वाष्पन होके वो आके ये जो नली है इसकी परतों पे, है ना, इसकी जो यहाँ पे लेयर्स हैं इनकी दीवारों पे आके चिपक जाएंगी, है ना, इनकी दीवारों पे आके ये चिपक जाएंगे। अब रुई यहाँ पे लगी है तो रुई तो बाहर जाने नहीं देगी, तो इस वजह से जो कपूर होंगी वो आके इधर ही चिपक जाएंगे और होगा क्या कि जो यहाँ पे नमक होगा वो नमक यहाँ पे से पड़ा रह जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। हमें समझ में आया कि हमारा क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है ना। ऊर्ध्वपातन की हम बात चलते हैं आगे, देखते हैं क्रोमैटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटोग्राफी याद रख लेना। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिससे विलेय पदार्थ को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। विलेय का क्या मतलब है, जो घोला गया है ना। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को अलग करने में किया जाता है, इस कारण इसका नाम क्रोमोग्राफी। क्रोमो का मतलब होता है क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है रंग, कलर, है ना, और ग्राफी का मतलब होता है लेखन, है ना। तो रंग लेखन इसका नाम हो गया, है ना, क्रोमोग्राफी। तो हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसका इसी के बेस पे कि सबसे पहले इसका जो इन्होंने प्रयोग किया है वह रंगों के ऊपर किया है ना। तो इसके अनुप्रयोग क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। डाई में रंगों का पृथक्करण, और फिर दूसरा है रक्त से नशीले पदार्थों का पृथक्करण, है ना, इसका प्रयोग होता है क्रोमोग्राफी में। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डाई में रंगों का पृथक्करण क्या होता है। ठीक है, हमें कुछ चीजें लेनी है
जैसे हमने एक यहाँ पे कागज लिया, ठीक है, कागज पे हमने क्या किया, यहाँ छानक पत्र इसका नाम दिया गया है। हमने यहाँ पे एक पेंसिल से लकीर खींच ली है कागज से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर, है ना। हमने एक लकीर खींची और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक, ठीक है, हमने एक यहाँ पे 2-3 कलरों की, 2-3 टाइप के कलर, 2-3 रंगों के कलरों को यहाँ पे हमने एक स्याही का निशान लगा दिया, है ना। यहाँ पे लाल, पीला, नीला ऐसे लगा दिए ढेर सारे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम करते क्या है कि हमने एक पात्र में इसे रखा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक जार है। ये देखिए, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये जार, जार में सबसे पहले हमने ऊपर एक कांच की छड़ ली, उसमें हमने इस कागज को फिर से जो है ना, ये जो था हमारा छानक पत्र को हमने लगाया और ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, हमने इसमें पानी भर दिया। अब हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे डुबोएंगे। हम जैसे जैसे डुबोएंगे उसको, तो जो ये बिंदु लगी हुई थी, जो स्याही का निशान लगा हुआ था 3-4 स्याहियों का, अब वो क्या करेगा, जैसे जैसे हम इसमें डुबोएंगे वैसे वैसे यहाँ पे इसका अलग अलग स्याहियों के निशान पड़ते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे हम इसको नीचे डुबाएंगे, इधर से स्याहियां निकल निकल के ऊपर निशान करती जाएंगी, है ना। इसी को इन्होंने नाम दिया है क्रोमोग्राफी, है ना। बात सबको समझ में आई, बहुत सिंपल सी है कि क्रोमोग्राफी क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसवन विधि। आसवन विधि से थोड़ा सा, आसवन विधि के पहले थोड़ा सा पानी, जल ही जीवन है। चलिए चलते हैं आगे। आसवन विधि, आसवन विधि द्वारा उन घुलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक का मतलब आप लोगों को पता है, हमने पढ़ाया भी था। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह बिंदु जिस पे वह पदार्थ अपनी अवस्था बदल दे, है ना। जैसे कोई द्रव है, हमने जल का लिया था, है ना, H2O था। H2O का अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमने तापमान बढ़ाया, तो यह अपनी जो द्रव अवस्था है, तरल अवस्था है ना, पीने योग्य अवस्था, पानी की इस अवस्था, इससे चेंज होके वो गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पे, है ना। तो जो जल का क्वथनांक है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक आपको समझ में आया होगा कि क्या है, कि जल अपनी अवस्था बदल के वाष्प अवस्था में हो जाए और जिस टेम्परेचर पे हो वही उसका टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है ना, कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल सी बात है, तो सबको समझ में आई होगी बात ये। जैसे अभी देखो यहाँ पे आसवन में क्या लिखा है कि अलग अलग, जैसे विलयन होता है तो 3-4 का मिक्सचर हो सकता है। अब उसको हमने अगर अलग करना है तो हम उसकी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। करेंगे क्या, सिंपल सा है कि हमने अलग अलग जो घुलनशील होंगे, जो एक में ही घुले हुए होंगे, उनका क्वथनांक अलग अलग अगर होगा, ठीक है, अगर उनका क्वथनांक अलग अलग होगा तो हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एसीटोन और जल का पृथक्करण, ठीक है। एसीटोन हमने ले लिया, ठीक है, और हमने जल ले लिया। एसीटोन जोन होता है ना, एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वह जल से बहुत कम होता है। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना, जल पिघल रहा है तो उससे कम होता है। यानी कि ये कहीं जाके 50 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल सकता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ना। तो हम करते क्या है कि एक पात्र लेते हैं जहां पे हमने जल, एक पात्र लिया जहां हमने जल और एसीटोन ले लिया, जल और एसीटोन ले लिया। एसीटोन ले लिया और इसको हमने स्पिरिट लैंप से
गर्म कर दिया। क्या किया? स्पिरिट लैंप से हमने इसे गर्म कर दिया। अब क्या होगा? अब ये देखिए, और हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर मापी लगा दिया, यानी कि ताप मापी लगा दिया, थर्मोमीटर, है ना। अब हम इसे नीचे से गर्म कर रहे हैं। यहाँ से जो एसीटोन होगा, क्योंकि अब एसीटोन का जो क्वथनांक है वह जल की अपेक्षा बहुत कम है, तो जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ से ये एसीटोन यहाँ से निकला, वाष्पन हुआ। अब यहाँ से तो इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, तो ये गैसीय अवस्था में ये इधर चला आएगा, है ना। यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक जैसे ही आया ये, अब इसको हमने झुका के रखा है ना, इसे टेढ़ा करके ऐसे रख रखा है। अभी गैसीय अवस्था में गैस क्या करती है? हमेशा ऊपर मूवमेंट करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से जल का एक वो लगा रखे हैं, है ना। जल यहाँ से हमने ठंडा ठंडा, है ना, कूल वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ से ठंडा जल डाल रहे हैं, ठंडा जल, है ना। और यहाँ से जो ये नली गर्म होगी ना, जहाँ से ये गैस निकल रही है, और यहाँ से हम तुरंत के तुरंत इस गर्म जल को निकाल दे रहे हैं। यहाँ से ये गर्म जल निकल रहा है, ठीक है, इस नली की वजह से। तो ये ठंडा जल जैसे ही आएगा, इस गैस को भी ठंडा कर देगा। ठंडा करके क्या होगा? जो यहाँ से आने वाली गैस एसीटोन की थी, यहाँ तक आते आते यह द्रव में बदल जाएगी, वह फिर से द्रव में हो जाएगी। और यहाँ पे हमने एक पात्र लगा दिया। अब यहाँ पे जो ये इकट्ठा होगी वो एसीटोन, शुद्ध एसीटोन इकट्ठी होगी, है ना। क्या होगी? अब इसमें कोई मिश्रण नहीं है, अशुद्ध नहीं है, जल का विलयन नहीं है। अब एसीटोन जो हमें मिलेगा वह शुद्ध मिलेगा। यह प्रक्रम सारे लोगों को समझ में आया कि हमने एक स्टैंड लिया, स्टैंड पे हमने इसको एक फ्लक्स को रखा, है ना, फ्लास्क को रखा, उसमें हमने जल और एसीटोन के विलयन को रखा, हमने इसे गर्म किया। एसीटोन का क्वथनांक कम है, इस वजह से वह सबसे पहले अपनी अवस्था चेंज करेगा। वह यहाँ से द्रव मतलब वाष्प अवस्था में निकला और यहाँ पे गया, और यहाँ पे हमने वाष्प को संघनित करने के लिए, वाष्प को ठंडा करने के लिए, वाष्प को हमने द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए हमने ये लगा रखा है ना, क्लैंप लगा रखा है। यहाँ से हमने ठंडा जल इंजेक्ट किया और इधर से हमने गर्म जल निकाला, क्योंकि ये नली गर्म है तो यहाँ का पानी भी गर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ठंडा जल इंजेक्ट किया और यहाँ से हमने गर्म पानी निकाला, है ना। यहाँ से गर्म जल जैसे ही निकलेगा फिर से ठंडा, तो ये जल्दी जल्दी से ठंडा कर देगा। और यह जो गैसीय अवस्था में जो वाष्प अवस्था में थी वह जल्दी से जल्दी तरल अवस्था में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे बर्तन में, ये जो बर्तन है ना, जो कांच का बर्तन है, यहाँ पे आके बूंद बूंद करके एसीटोन, शुद्ध एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा और जल यहाँ पे रह जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ये आसवन क्या है? ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं प्रभाजी आसवन। आसवन का ही दूसरा रूप है, लेकिन यह छोटी चीजों के लिए यूज होता है। तो हम देखते हैं प्रभाजी आसवन क्या है। 25 केल्विन से कम क्वथनांक वाले द्रव्यों का प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी 25 केल्विन, है ना, ये बहुत छोटी सी है। डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा है ना। अब 25 केल्विन छोटा होता है, तो ठीक है, ये भी ताप का ही है ना, टेम्परेचर का। तो बोलते हैं कि 25 केल्विन से कम क्वथनांक वाले द्रव्यों को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। जैसे वायु में विभिन्न गैस। फिर दूसरा पेट्रोलियम उत्पादकों के घटक। पेट्रोलियम उत्पादकों के घटक हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारे पास आता है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, है ना। ये सारी चीजें जब हमारे पास आती हैं तो ये क्या होता है? पेट्रोलियम रूप में होती है, कहीं ना कहीं जमीन से खोद कर या फिर जमीन से निकाली जाती हैं, तो वो होती हैं अशुद्ध, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। लेकिन प्रभाजी आसवन के द्वारा, है ना, प्रभाजी आसवन के द्वारा
उन्हें हम फिर से सही कर लेते हैं और शुद्ध घटक, शुद्ध पेट्रोल पा लेते हैं। पेट्रोल पाएंगे, डीजल पाएंगे, है ना, मिट्टी का तेल पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें हम शुद्ध पाते हैं, ये सारी चीजें हमें शुद्ध रूप से मिलती हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। बात समझ में आई सारे लोगों को? हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर में कुछ चीजें इन्होंने दे रखी है। जैसे आप समझो कि हमें कोई पेट्रोलियम मिल गया, हमें मिला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के मिश्रण को हमने यहाँ पे रख दिया, मिश्रण, ठीक है। हमने ये पूरा प्रक्रम बनाया, एक स्टैंड, स्टैंड से हमने इसको अटकाया, क्या है ये है प्रभाजी कॉलम, है ना। क्लैंप पे इसको हमने फिट किया, फिर उसके बाद हमने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, इसको हमने प्रभाजी आसवन करना है ना, इसमें हमने मिश्रण रखा है, इसको हमने इससे ऐड कर दिया। अब यहाँ से हमने इसको गर्म करना चालू कर दिया, है ना, यहाँ पे स्पिरिट लैंप से हमने इसे गर्म किया, ठीक है। अब मिश्रण में जो कम क्वथनांक होगा, यानी कि 25, हमने 25 केल्विन की बात की थी ना, 25 केल्विन से कम होगा, जिसका जैसे अब वो जल्दी से यहाँ से उड़ेगा, है ना, यहाँ से वाष्प अवस्था में चेंज होगा, है ना, वाष्प अवस्था में होते हुए यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे से पत्थर रखे गए होंगे, है ना, यहाँ से जो इसके साथ और कोई बुराई होगी, है ना, बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, तो यहाँ पे ये रुक जाएंगी। अब यहाँ पे वाष्प केवल निकलेगी और वाष्प इस रास्ता से चली आएगी यहाँ पे, यहाँ तक आए, फिर से हमने वही कारण कर लिया। यहाँ से जल का हमने, है ना, यहाँ से हमने जल, ठंडे जल को भेजा, अब यहाँ से ठंडे जल को निकाल दिया हमने, इसे गर्म जल को निकाला, यहाँ हमने शीतल जल डाल दिया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसे ठंडा करेगा, ये इसकी जो वाष्प है धीरे 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 ठंडी होते 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 आएगी, है ना, ठंडी होते होते जब तक यहाँ पे आएगी, यहाँ पर आते आते ये पूरी हो चुकी होगी द्रव, यानी तरल हो चुकी होगी, और जब तरल हो चुकी होगी तो बूंद बूंद करके जो शुद्ध घटक होगा, यानी कि वो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल हो सकता है जो भी, वह शुद्ध घटक हमें शुद्ध द्रव प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध द्रव घटक, है ना, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम समझने में आसान, समझने में आसान, है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा? प्रभाजी आसवन तक, है ना। हमने आसवन, प्रभाजी आसवन, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। हम कल पढ़ेंगे इसके आगे, और कल इस चैप्टर की वो लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।